आतंकियों ने मॉडस ऑपरेंडी बदली। आतंकवादियों ने सिविलियंस को, आम नागरिकों को टारगेट करने का काम घाटी में शुरू किया और 15 के करीब आम नागरिकों की हत्या आतंकवादियों ने की, जिसमें घाटी के रहने वाले लोग भी और प्रवासी मजदूर भी हैं। उन गरीब मजदूरों को भी निशाना बनाया गया जो गरीब मजदूर घाटी केवल इसलिए कि कहीं गोलगप्पा बेचकर, कहीं मजदूरी करके अपने लिए रोजी रोटी कमाएं, इस मकसद से ये प्रवासी मजदूर घाटी गए थे। उन्हें आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया और जिस समय निशाना बनाया उस समय भी स्ट्रेट लाइन ने यह बात की थी कि कश्मीर की सिविल सोसाइटी को बाहर आना चाहिए और इन आतंकवादियों की भर्त्सना करनी चाहिए और इन आतंकवादियों को लेकर सरकार से गुजारिश करनी चाहिए कि इन आतंकवादियों का सफाया जल्द किया जाए, क्योंकि इनके कारण आम नागरिक जो है वो परेशान हो रहा है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई और टीमें बनाकर जम्मू कश्मीर पुलिस ऑलरेडी ये जो हत्याएं हो रही थी इसके ऊपर काम कर रही थी, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा था कि इन आतंकियों का मॉडस ऑपरेंडी क्या है, काम किस तरीके से कर रहे हैं। फिर कई पुलिसकर्मियों ने यह भी कहना शुरू किया कि 1000 के करीब करीब पिस्तौल जो हैं वो घाटी में बांटे गए हैं और किसको दिया गया है, कहां दिया गया है, कोई पता नहीं और आतंकवादी कोई भी हो सकता है। उसके बाद एक और चीज प्रचलित हुई जो आज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अता हसनैन ने अपने एक वक्तव्य में लिखी है। उन्होंने ये बात कही है कि कश्मीर घाटी में पहले जो आतंकवादी था वो फेरन पहनकर बुजुर्ग आदमी हुआ करता था या बड़ी उम्र का कोई आदमी हुआ करता था, लेकिन अब आतंकवाद ने अपना चेहरा, अपना रूप, अपना रंग, अपना सब कुछ बदल दिया है। अब आतंकवादी कौन है? वो घर से निकलता है, वो कॉलेज का स्टूडेंट हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो सकता है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में करने वाला इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो सकता है। घर वालों को ये लगेगा कि उनका बेटा तो घर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए गया है, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गया है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि उनका बेटा बाहर जाकर क्या कर रहा है। ये उन्होंने कहा कि अब आतंकवादी एक नए रूप में आए हैं। वो रूप है कि आप जीन्स पैंट और टी शर्ट में घूम रहे हैं, आप बाइक के ऊपर घूम रहे हैं, आप नॉर्मल बाकी युवाओं की तरह जो है घाटी के अंदर दाएं बाएं घूम रहे हैं, लेकिन आपके पास पिस्तौल है और आप जिधर मौका मिलता है उधर जो आपका टारगेट होता है, जो आपका एम होता है, उस एम को पूरा करके उसके बाद दोबारा से आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों घाटी में 15 जो हत्याएं हुई, उन हत्याओं में जिन लोगों को टारगेट किया गया या तो वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे या घाटी का कोई इंपॉर्टेंट आदमी था या प्रवासी मजदूर थे। इन्हें टारगेट क्यों किया गया? भय और खौफ पैदा करने के लिए किया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब अलग अलग टुकड़ियां बनाई और इन्हें ढूंढने का काम शुरू कर दिया, तो कल जो रामबाग में एनकाउंटर हुआ है, जिस एनकाउंटर को लेकर वहां के लोगों ने भी हंगामा किया, नारेबाजी भी हुई और उस नारेबाजी के बीच में लोगों ने यह भी इल्जाम लगाए कि पुलिस ने इन्हें गाड़ी से बाहर निकाला और गाड़ी से बाहर निकालने के बाद इन पर गोलियां, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। वहीं पर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस की और जांच एजेंसियां जो इस सारे काम में लगी हुई थी, इस आतंक के नेटवर्क को खत्म करने में, ध्वस्त करने में लगी हुई थी, उन जांच एजेंसियों का यह कहना है कि मेहरान जो आतंकी कल मारा गया है उसकी शक्ल से वो मासूम बहुत लगता है, लेकिन वो टीआरएफ का एक खूंखार आतंकवादी था। उन्होंने ये कहा कि 3 आतंकवादी टीआरएफ के द रेजिस्टेंस फ्रंट के मारे गए हैं और ये तीनों आतंकवादी जो श्रीनगर शहर में हत्याएं हुई थी, उन हत्याओं के लिए पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑलरेडी इनकी तलाश में थे। उन्होंने कहा उन्हें इनपुट ये मिला कि आतंकवादियों की मूवमेंट है रामबाग के इलाके में। छोटी सी टुकड़ी जम्मू कश्मीर पुलिस की तैयार की गई और उस टुकड़ी को यह कहा गया कि हमें जो इंफॉर्मेशन आई है, आपने, जैसे कि मैंने कल भी आपको कहा था कि अब जो पुलिस हो, आर्मी हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, उनके ऑपरेशन का तरीका भी बदल गया है। अब प्रिसाइज ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन अगर आई है तो उस इंफॉर्मेशन पर फौरन वहां पहुंचना, जिस जगह पर आतंकवादी है उस एक एरिया को घेर लेना और उसके बाद आतंकवादी को न्यूट्रलाइज करने का काम करना। अब ये जो है नया तरीका है। तो इसी के तहत एक टुकड़ी तैयार की गई और उस टुकड़ी को ने एक सेंट्रो कार आ रही थी, उस सेंट्रो कार के अंदर 3 लोग थे। उस सेंट्रो कार को रुकने के लिए कहा गया, लेकिन सेंट्रो कार रुकी नहीं और जम्मू कश्मीर पुलिस का प्रेस नोट ये कहता है कि आतंकवादियों ने अंधाधुंध पुलिस की पार्टी के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी और उस जगह से भागने की कोशिश की, जिसके नतीजे में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। हालांकि जो वहां पर आई विटनेस हैं उन्होंने ये कहा कि तीनों लोगों को पुलिस ने गाड़ी से बाहर निकाला और उसके बाद उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर भी आई हैं जिन वीडियोस में दिखाया ये जा रहा है
कि लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने और पुलिस के अलावा वो पत्रकार जो आतंकवाद को एक लंबे समय से रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि मेहरान यासीन शाला जो जमालटा श्रीनगर के रहने वाले थे, टीआरएफ का एक बहुत बड़ा आतंकवादी था। मंजूर अहमद मीर बाबर पुलवामा के रहने वाले और अराफत अहमद शेख निकलूरा पुलवामा के रहने वाले। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक ये तीनों आतंकवादी लश्कर तैयबा के साथ जुड़े हुए थे और लश्कर तैयबा भी द रेजिस्टेंस फ्रंट का हिस्सा है और उससे ग्रुप में इन्वॉल्व थे जो ग्रुप आम नागरिकों को निशाना बनाने का काम कर रहा था। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक मेहरान यासीन ने एक ग्रेनेड अटैक में इन्वॉल्व था जो बरबरशाह श्रीनगर में 26/6/2021 को हुआ था, जिसमें एक आम नागरिक मुदस्सिर अहमद बट शहीद हुआ था। वो हांजीगुट बीड़वा का रहने वाला था और उसके अलावा 3 और नागरिक जो है वो जख्मी हुए थे। मेहरान उसके अलावा मीरान अली शेख, वो आपको याद होगा घाटी के अंदर जिस समय वो हत्या हुई थी तो उस समय कहा गया था ये गैंग वॉर है। मीरान अली शेख बुलबुल लंकार नवाकदल के रहने वाले, उसकी हत्या में शामिल था। प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद खानियार के रहने वाले, वो नौजवान युवक जिसने जम्मू कश्मीर पुलिस ज्वाइन की थी और आतंकवाद के साथ मुकाबला करने के लिए ग्राउंड पर आ गया था, उस युवक को भी गोली का निशाना बनाया गया। और उसके अलावा आपको याद होगा वो सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और उसके साथ में जम्मू के रहने वाले दीपक चंद, इनकी हत्याओं में भी इसी आतंकवादी का रोल बताया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेहरान को लेकर कई और चीजें जो सामने आ रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि रेजिस्टेंस फ्रंट मेहरान यासिन शाला डाउनटाउन श्रीनगर का रहने वाला था और उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा 3 आतंकवादी थे। और मेहरान का बैकग्राउंड बेसिकली क्या है वो आपको बताना जरूरी है। मेहरान को लेकर यह कहा जाता है कि आतंकवादी बनने से पहले गुज्जर गैंग जो घाटी में सक्रिय था, उस गैंग के साथ मेहरान जुड़ा हुआ था। और यह गैंग मशहूर कब हुआ था? जब इस गैंग का लीडर मीरान अली शेख डाउनटाउन श्रीनगर में सितंबर के महीने में मारा गया। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, जिसने मीरान को मारने का क्लेम किया था कि हमने इसे मारा है, उन्होंने ये कहा था कि मीरान ड्रग्स सप्लाई कर रहा था, वो ड्रग्स का कारोबार घाटी के अंदर कर रहा था। उसके अलावा और भी कई इल्जामात जो है मीरान के ऊपर लगाए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले मीरान की हत्या को टेरर अटैक कहा था, लेकिन उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस अपने हैंडआउट को और अपने इस बयान को बदला था और कहा था ये गैंगवार का नतीजा है। काकसाब डाउनटाउन जमालटा का रहने वाला मेहरान यासिर मई के महीने में आतंकवादी बना और एक ऑडियो क्लिप मेहरान का वायरल हुआ था जिसमें उसने अपने परिवार के लोगों को ये कहा था कि उसने आतंकवादियों के साथ वो जा मिला है और उसके परिवार के लोगों को उसे ढूंढना बंद कर देना चाहिए। जब ये खबर वायरल हुई, इस खबर के वायरल होने के बाद उसके परिवार के लोगों ने एक बड़ी दर्दनाक अपील की, मेहरान को यह कहा कि आप घर वापस आ जाएं, आप आतंकवादियों का साथ छोड़ दें। लेकिन मेहरान ने ऐसा नहीं किया, मेहरान आतंकवादियों के साथ जुड़ा रहा। मेहरान बासित अहमद डार एक कुलगाम का रहने वाला था, वो रेजिस्टेंस फ्रंट का चीफ बताया जाता था, जो जितनी भी सिविलियन किलिंग्स, आम नागरिकों की जितनी भी हत्याएं घाटी में हुई हैं अक्टूबर के महीने से, उन सारी हत्याओं में उसका रोल था। बासित टीआरएफ के फाउंडर शेख अब्बास के साथ काम करता था। शेख अब्बास पहले आतंकवादी था, उसके बाद आतंकवाद से किनारा कर लिया था, वापस आ गया था और उसके बाद दोबारा से उसने बंदूक उठाई और दोबारा वो आतंकवादी बना। वो एक टॉप टेरर स्ट्रैटेजिस्ट था जिसे श्रीनगर में इसी साल, आपको याद होगा कुछ एक महीना पहले, उसको मार दिया गया था। एक और अनआइडेंटिफाइड पाकिस्तानी आतंकवादी और उसके अलावा एक और सस्पेक्ट आतंकवादी जिसका नाम आदिल है, ये 4 मेंबर टीआरएफ स्क्वाड का हिस्सा थे, जिस टीआरएफ स्क्वाड की मदद ओजीडब्ल्यूएस कर रहे थे और जो टीआरएफ स्क्वाड चुनता, ढूंढता लोगों को और उसके बाद उनको अपना टारगेट बनाता। पुलिस के मुताबिक मेहरान सुपिंदर कौर की हत्या में शामिल था। उसके अलावा मेहरान ने ही दीपक चंद के ऊपर भी गोली चलाई थी
और आप जानते हैं कि इन दोनों हत्याओं के बाद घाटी के अंदर कश्मीरी पंडित समुदाय के अंदर, अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर और उसके बाद अलावा प्रवासी मजदूरों को भी जब टारगेट किया गया तो नतीजा ये निकला कि बहुत बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर, कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग और अल्पसंख्यक समुदाय के अन्य लोग भी घाटी से उन्होंने जम्मू का रुख करना शुरू किया। हमने आपको रेलवे स्टेशन के वो दृश्य भी दिखाए थे कि बहुत बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूरों की हत्या के बाद घाटी छोड़कर अपने अपने घर वापस चले गए थे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जब इन लोगों के नाम आए तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलग अलग टीम्स बनाई इस टीआरएफ मॉड्यूल को बस्ट करने के लिए, और नतीजा ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने काम करना शुरू किया तो जम्मू कश्मीर पुलिस फाइनली इन आतंकवादियों तक पहुंच गई और इन्हें न्यूट्रलाइज किया। अब अगर मैं कश्मीर के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं अहमद अली फयाज, उन्होंने अपना ट्वीट किए हैं, वो ट्वीट भी आप तक पहुंचाते हैं। उन्होंने ट्वीट में ये कहा है कि उन्होंने बिल्कुल तीनों नाम लिए थे, बासित, अराफत, मंजूर। मैं ऑफिशियल वर्जन का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन बासित नहीं थे, मेहरान थे, मेहरान, अराफत और मंजूर। उन्होंने ये कहा था कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लेम किया है कि उन्होंने 3 कुख्यात आतंकवादियों को मार गिराया है रामबाग में एक एनकाउंटर में, और कुछ ऑफिशियल्स ने यह भी क्लेम किया मेहरान और बासित दोनों मारे गए हैं, जबकि मेहरान और बासित नहीं, सिर्फ मेहरान जो है इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने लिखा है, इफ ट्रू अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर द पुलिस एंड फोर्सेस। अगर ये सत्य है तो ये पुलिस और फोर्सेस की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब एक बड़े सीनियर और बड़े वेल कनेक्टेड पत्रकार इस तरह की बात करते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि कल जिन्हें न्यूट्रलाइज किया गया वो एक ऐसे टेरर स्क्वाड का हिस्सा थे जो टेरर स्क्वाड घाटी के अंदर लोगों की टारगेटेड किलिंग कर रहा था और निशाना ढूंढकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, कश्मीर घाटी के इंपॉर्टेंट लोगों, उनको निशाना बना रहा था। तो उन्होंने कल ये कहा था कि हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने करेक्ट किया, उन्होंने कहा कि मेहरान मारा गया है, बासित अभी तक मारा नहीं गया है। उसके बाद ऑफिशियल वर्जन को लेकर भी उन्होंने कहा कि मंजूर अहमद मीर अब बाबर पुलवामा एंड अराफत अहमद शेख अब निकलोरा पुलवामा। रेजिडेंट्स ने, हालांकि जैसे मैंने आपको बोला, उन्होंने कहा कि पुलिस ने फायरिंग की लेकिन किसी ने ऑन रिकॉर्ड नहीं आया। अगर फैमिलीज, परिवार के लोग, हालांकि अभी तक कोई भी सामने नहीं आया, ना परिवार के लोगों ने कोई बात कही है, ना आई विटनेसेस ने कोई बात कही है ऑफिशियली। यानी अगर कोई ऑफिशियली ये सारी बातें आती हैं तो तब जाकर जो है सवाल जवाब और किए जा सकते हैं। तो उसके बाद आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा 3 एलईटी टीआरएफ के आतंकवादी के एनकाउंटर में मारे गए जब उन्होंने एक सिग्नल को इग्नोर किया और सेंट्रो गाड़ी में भाग गए। पुलिस ने यह कहा कि 3 आतंकवादी जो गाड़ी में थे उन्होंने गोली चलाई और रिटेलिएशन में वो मारे गए, और तीनों में से एक सबसे जो कुख्यात आतंकवादी मेहरान यासीन था वो भी इसमें मारा गया है। तो इसका मतलब यह हो गया कि कश्मीर के अंदर जो पिछले दिनों टारगेटेड किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, इस टारगेटेड किलिंग के सिलसिले को लेकर हमने पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद से भी बात की थी और पूर्व डीआईजी इसरार अहमद खान से भी बात की थी। उन्होंने हमें यह कहा था उस समय कि हमारी जानकारी के मुताबिक घाटी के अंदर ये छोटे छोटे मॉड्यूल अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। इन मॉड्यूल्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है और इन मॉड्यूल्स के पास छोटे हथियार हैं, जिन छोटे हथियारों से इन्हें निशाना बताया जाता है और निशाना बताने के बाद ये लोग जाकर निशाना साधते हैं, एक आम नागरिक की हत्या करते हैं और उसके बाद दोबारा से अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में वापस चले जाते हैं। और ये भी उन्होंने कहा था कि ये आतंकवादी ज्यादा बड़ी उम्र वाले नहीं बल्कि छोटी उम्र वाले आतंकवादी हैं। इनकी उम्र 20-22 साल के करीब है और कई तो 20 साल से कम उम्र वाले हैं जो ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। और ये भी हमें बताया था उस समय उन्होंने कि परिवार के लोगों को पता हो कि ये आतंकवादी है, इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि ये सारा काम बड़ा डिस्क्रीटली हो रहा है। इस सारे काम के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सारे काम के लिए व्हाट्सएप के फोन नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस सारे नेटवर्क से एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और संपर्क में रहते हुए जब इन्हें कहीं कोई टारगेटेड किलिंग करनी होती है तो टारगेटेड किलिंग करने के बाद दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाते हैं। और एक आतंकवादियों का मॉड्यूल ये इस तरीके से काम कर रहा है कि जो इन्हें टास्क देते हैं वो कहीं और हैं
और टास्क को एग्जीक्यूट करने का काम ये लोग आगे जाकर करते हैं। जो तो आतंकवाद के ऊपर घाटी में नजर रखते हैं वो ये कहते हैं कि मेहरान का मारा जाना एक बहुत बड़ा झटका है रेजिस्टेंस फ्रंट के उन मॉड्यूल्स को जो मॉड्यूल टारगेटेड किलिंग्स का काम कर रहे थे, उन मॉड्यूल्स को ये एक बहुत बड़ा धचका है। पहले भी इसी तरीके से आपको याद होगा, जब टारगेटेड किलिंग्स थोड़ी देर के लिए हुई, उसके बाद कुछ आतंकवादी मारे गए और आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने उस समय यह कहा था कि जो आतंकवादी इन टारगेटेड किलिंग्स में शामिल थे या मुलविस थे, उन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। उसके थोड़े दिनों के बाद दोबारा टारगेटेड किलिंग हुई और जो उसके बाद डॉक्टर संदीप मावा के एक कर्मचारी को, जो उनके पास काम करते थे, काम करने वाले एक सेल्समैन को टारगेट किया गया। टारगेट डॉक्टर संदीप मावा थे, लेकिन संदीप मावा चूंकि सेंट्रो अपनी कार में निकल गए थे, छोटी गाड़ी में निकल गए थे। बाद में जब उनके एक कर्मचारी वहां पर पहुंचे, उनके पास काम करने वाला एक व्यक्ति उनकी गाड़ी के पास, एक्सयूवी के पास गया, तो आतंकियों ने उनको निशाना बनाया। तो थोड़ी देर के बाद वो जो दोबारा से किलिंग्स शुरू हुई, कुछ दिन दोबारा से उन्हें 2-3 दिन लगातार कुछ और आम नागरिकों की हत्या की गई। पहले बटमालू के पास एक पुलिसकर्मी को निशाना बनाया गया, उसके बाद डॉक्टर संदीप मावा के पास काम करने वाले एक कर्मचारी को निशाना बनाया गया। तो ये जो निशाना बनाया गया, पुलिस के सूत्र ये बताते हैं, ये असल में ये आतंकवादियों के मॉड्यूल जम्मू कश्मीर पुलिस को ये बता रहे थे कि आपने जिनको मारा है वो इस मॉड्यूल का हिस्सा नहीं है। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और तेज की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो उनके नेटवर्क्स हैं, दोनों तरह के, ह्यूमन इंटेलिजेंस वाला भी और टेक्निकल इंटेलिजेंस, और दोनों को कंबाइन किया, तो नतीजतन वो मेहरान तक पहुंच गए और रामबाग के एनकाउंटर में मेहरान मारा गया। अब सवाल यहां पर यह है कि वहां आई विटनेस अकाउंट भी है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस ने गाड़ी रोकी और सेंट्रो कार से तीनों आतंकवादियों को नीचे उतारा और उसके बाद गोली मार दी। अभी तक ऑफिशियली, यानी जिस समय आप कोई आई विटनेस अकाउंट देते हैं, जब तक आप अपना नाम बताकर सारी तफसील, सारी डिटेल्स शेयर नहीं करते, तब तक उस आई विटनेस अकाउंट की कोई वैल्यू, कोई वैलिडिटी नहीं रहती। ठीक है, तो आई विटनेस अकाउंट यानी ऑफिशियल आई विटनेस अकाउंट कि भाई वहां उस समय क्या हुआ था, कैसे एनकाउंटर हुआ था, इसको लेकर अभी तक असमंजस बना हुआ, कोई चीज सामने नहीं आई है। लेकिन इसी पर पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने बयान दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि वहां जो आई विटनेस हैं वो ये कह रहे हैं कि इन तीनों लोगों को गाड़ी से बाहर निकाला गया और उसके बाद इन्हें गोली मार दी गई। सवाल ये है कि जहां पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले नेता अपनी अपनी बात कर रहे हैं, वहीं पर सत्य यह भी है कि मेहरान एक ऐसे आतंकी नेटवर्क का हिस्सा था जो आतंकी नेटवर्क घाटी में आम निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाने का काम कर रहा था। और उन आम निहत्थे नागरिकों की जिस समय हत्या हो रही थी, उस समय इसी तरह से प्रखर रूप से बाहर आकर, इसी तरीके से चिल्लाकर, शोर करके नेताओं ने यह बात उस समय क्यों नहीं कही कि जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है और जो आतंकवादी इन हत्याओं में शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। उस समय कोई नहीं बोला। बात साफ है कि इस समय आप सत्ता में नहीं हैं। सत्ता में आने का रास्ता कहां से जाता है ये हर राजनीतिक आदमी जानता है। इसलिए राजनीतिक लोगों ने एनकाउंटर हो, आतंकवादी मारे जाएं या आतंकवादी पकड़े जाएं या आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो, इन तमाम चीजों पर घाटी में राजनीति होती थी, हो रही है और होती रहेगी। लेकिन अच्छी खबर ये कि टीआरएफ का एक मॉड्यूल जो है उसे जम्मू कश्मीर पुलिस ध्वस्त करने में कामयाब हुई है।